हर रोज आज आपसे मुलाकात हम करवाने जा रहे हैं वीणा मुंदड़ा, जो कि योगा ट्रेनर है। उनसे बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए इस गाने के साथ। जाऊं तोरे चरण कमल परवारी। प्रार्थना में इतनी ताकत होती है, शब्दों में इतनी शक्ति होती है कि आपको सीधा उससे जोड़ सकता है। चलिए, हमारे साथ जुड़ चुके हैं फिलहाल वीणा मुंदड़ा जी, योगा ट्रेनर है। वीणा जी नमस्ते। भानु जी नमस्ते, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा, बहुत आरामदायक। अभी ऐसा तो नहीं कि आप कुछ ट्रेनिंग दे रही हो या योगा कर रही हो और हमने आपको डिस्टर्ब किया हो? नहीं, योग की क्लासेस मेरी सुबह की हो चुकी है। अब नेक्स्ट सेशन जो है अब आपसे बात करने के बाद होगा। जी। अच्छा वीणा जी, ये सुबह का और योग का यानी कि समय से योग जुड़ा हुआ या योग कभी भी कहीं भी किया जा सकता है? देखिए बाकी योग कभी भी किया जा सकता है, ये हमारे आज की लाइफस्टाइल के हिसाब से सही है। लेकिन सुबह जब योग किया जाता है तो उसका एक अलग ही लाभ हमारे शरीर को मिलता है, क्योंकि जो पॉजिटिव एनर्जी हमारे योग से हमारे शरीर के अंदर हमारे मन में आती है, तो वो पॉजिटिव एनर्जी पूरा दिन बनी रहती है यदि हम सुबह सुबह योग करते हैं। लेकिन आज की जो हमारी जीवन शैली कई लोगों की होती है कि कई लोगों का नाइट ड्यूटी है, किसी का अर्ली मॉर्निंग है, तो उनका ये रहता है कि हमें समय नहीं मिलता। तो उसको हमने थोड़ा सा आधुनिक जीवन शैली को के हिसाब से ये भी माना है कि आप योग कभी भी कर सकते हैं, लेकिन आपके आहार का समय और योग के समय में एक निश्चित दूरी होनी बहुत जरूरी है। 3 घंटे का डिस्टेंस होना जरूरी है। जी। अच्छा, सुबह कई लोग ऐसा होता है कि भाई पहली चाय हो जाए उसके बाद योगा करेंगे, तो इसमें कोई नुकसान होता है? चाय से पहले, चाय पीने के बाद नहीं। एक्चुअली योग सुबह यदि आप कर रहे हैं तो सबसे पहले तो अपने जीवन में ये कर लीजिए कि सुबह उठते ही चाय नहीं पीनी है, पानी पीना है, और उसके बाद आप योग कर सकते हैं। चाय पीने के बाद योग नहीं करें, क्योंकि उससे एसिड फॉर्मेशन होता है बॉडी में और अनईजी होता है आपको जब आप प्राणायाम करते हैं। तो बेहतर होगा कि बिना चाय पिए करें आप। अच्छा, एक तो बड़े ही शब्द ऐसे हैं कि उलझ जाते हैं आदमी। योग, प्राणायाम, ये क्या अलग अलग हैं दोनों? जी नहीं, ये बहुत बड़ी भ्रांति है भानु जी, जो हम लोग हमेशा यहाँ पर जो भी योग केंद्र में आते हैं उन्हें भी यही समझाते हैं कि योग एक तरीके से पूरा पैकेज है। केवल प्राणायाम, आसन या मेडिटेशन ही योग नहीं है। योग आपका पूरा जीवन शैली है, जो कि यम नियम से शुरू होता है। पतंजलि ने जो 8 लिम्स बताए हैं योग के, वो है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अच्छा। केवल हम अपने हिसाब से केवल 2 पार्ट को ले लिया तो वो योग नहीं है। योग एक पूरी जीवन शैली, आपके आहार विहार विचार पूरा उसमें आ जाता है, तो वही योग कहलाएगा। अच्छा, एक शब्द और सुनते हम, अष्टांग योग, इसका क्या रिलेशन या इसी में से योग निकला है? अष्टांग योग वैसे हमारे यहाँ भक्ति योग, कर्म योग, राज योग, ज्ञान योग, 4 प्रकार के योग बताए गए हैं। उसमें से राज योग जो है उसमें अष्टांग योग भी आता है। ये योग की जो अलग अलग श्रेणियां बताई गई है भानु जी, वो व्यक्ति के स्वभाव के अनुरूप बताई गई है। यानी जो समर्पण में विश्वास रखते हैं, जो भक्ति में विश्वास रखते हैं, उनके लिए भक्ति योग बताया गया है। जो कर्म में विश्वास रखते हैं उनके लिए कर्म योग बताया गया है। जो ज्ञानी है, जो ज्ञान में विश्वास रखते हैं, उनके लिए ज्ञान, जिनका अल्टीमेट गोल है वो सेम है सबका। जो समाधि हमारी बताई गई है, जो अष्टांग योग बताया गया है, वो पतंजलि ने और हम जैसे सामान्य व्यक्तियों के लिए बताया है, जो भक्ति में नहीं जा सकते, जो कर्म योगी नहीं हो सकते, तो उनके लिए एक बताया है कि आप अष्टांग योग करें, जिसके अंदर उन्होंने ये 8 अंग बताया। अष्टांग मतलब 8 अंग जी। तो ये 8 लिम्स जो मैंने आपको बताया, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इसके द्वारा भी हम अपने अल्टीमेट गोल यानी समाधि को प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। ये बताया गया है अष्टांग योग। जी।
अच्छा, सीधे तौर पे आ जाते हैं कि आम आदमी जिसमें रम जाता है, आम आदमी के लिए जो काम का है, अभी जो कोविड काल चल रहा है, कोविड-19 का दौर है, संक्रमण का काल है, इसमें यह भी कहा जाता है कि वो आदमी ठीक रहेगा, बचा रहेगा, फिलहाल इसकी चपेट में नहीं आएगा जिसकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है। तो योग इम्यूनिटी के लिए बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सभी बीमारियों के लिए, केवल कोविड के लिए नहीं, बल्कि हर व्यक्ति जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है जी, वो बीमारी से कम टकरता है, और यदि उसको बीमारी पकड़ भी लेती है तो बहुत आसानी से उस बीमारी से वो पार पा जाता है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर बीमार नहीं होता या जो योग करने वाले हैं वो बीमार नहीं होते। यदि उनको बीमारी आ भी जाती है तो वो बहुत आसानी से उस बीमारी से लड़ने की क्षमता उनमें होती है। तो इसीलिए योग पे बहुत, और अभी ये जो समय है उसमें भी ये साइंटिफिक जितने भी हमारे रिसर्च हुए हैं ये मानते हैं कि योग ही एकमात्र वो अभ्यास है जो शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। जी, तो ऐसा एक थोड़ा सा हटके प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ, शायद ये वैज्ञानिक हो सकता है लेकिन ये हमारे भारतीय संस्कारों से संबंधित भी है, क्योंकि ऐसे ऋषि मुनि हुए जिन्होंने अपने आप को बिल्कुल ढाल लिया। आज एक न्यूज पढ़ी थी हमने जिसमें कई वर्षों से एक व्यक्ति जो है वो कुछ नहीं खा रहे हैं और उनका लैब टेस्ट भी हुआ था। उन्होंने कहा कि इनकी शरीर की जो संरचना है बिना पानी भोजन के रहने की हो चुकी है। तो क्या ये संभव होता है क्या ऐसा? बहुत ऐसे उदाहरण यदि आप कई लोगों की भी जीवनी पढ़ना शुरू करेंगे तो उनमें ये चीज होती है, क्योंकि जो योग प्राणायाम जो होता है वो आपके शरीर के अंदर जो भूख है उसको बहुत संतुलित कर देता है। अच्छा। जो जठराग्नि है उसको संतुलित कर देता है। और ये जो आप बोल रहे हैं ये तो बहुत, जो जिन्होंने बहुत अभ्यास किया हो और इस श्रेणी में पहुंच गए हो जहाँ उनकी आवश्यकताएं जो है वो बिल्कुल कम हो गई है शरीर की, वहां पहुंचकर ही ऐसे व्यक्ति इस स्थिति को प्राप्त कर पाते हैं। और वैसे भी जो रेगुलर, यदि आप सामान्य व्यक्ति की भी बात करते हैं तो जो योग करने वाले हैं उनकी भूख प्यास बहुत नियंत्रित रहती है, वो शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत बैलेंस रहते हैं। आप अक्सर देखेंगे, यदि आप पढ़ेंगे, वैज्ञानिक तौर पे भी ये साबित हो चुका है भानु जी कि जो एंजाइटी है, जो स्ट्रेस है, वो या तो आपकी भूख बिल्कुल खत्म कर देता है या फिर आपकी भूख बहुत बढ़ा देता है। जो एंजाइटी या जो स्ट्रेस में होते हैं वो बहुत लोग बहुत ज्यादा खाते हैं, उसकी वजह से मोटापा बढ़ जाता है। मोटापे का एक आध कारण नहीं होता, 100 ऑफ रीजन है, उसमें से एक ये भी है कि जो बहुत तनाव है उसमें व्यक्ति बहुत ज्यादा खाने लग जाता है, उसे पता ही नहीं चलता और वो खाता रहता है, उसकी वजह से उसका वेट गेन हो जाता है, ओबेसिटी बढ़ जाती है उससे। जी। अब बताएं कि आम आदमी इन दिनों में कौन कौन से योग घर पे कर सकते हैं, बैठ के कर सकते हैं और आपके समझाने पर सीख भी सकते हैं? बहुत आसानी से। जो सबसे पहले जो मैं कहना चाहूंगी कि जो हमने शुरू में बात की थी कि कोविड-19 जब आया है इस पूरे विश्व के अंदर, ऐसा वैश्विक संकट जो कभी किसी ने सोचा नहीं, जो कभी देखा नहीं, वो हम अभी उस स्थिति में हैं। तो इस स्थिति के अंदर एक व्यक्ति के अंदर जो स्ट्रेस, जो एंजाइटी एक तो उत्पन्न हो गई, दूसरा ये कि अब उसके अंदर ये प्रश्न आ रहा है कि मैं अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को कैसे ठीक कर सकता हूँ। तो बहुत आसान जो तरीका है वो है हमारी ब्रीथ को ठीक करके। ब्रीदिंग टेक्निक्स कुछ मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये प्राणायाम जो है वो आपको इस स्थिति के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता आपके शरीर की बढ़ा सकते हैं। तो ब्रीदिंग एक्चुअली है क्या? जो प्राणायाम जिसको हम बोलते हैं भानु जी, उसका अर्थ ही होता है कि प्राण को आयाम देना, यानी विस्तार से लेना। अच्छा। तो जो लंग्स हैं हमारे, विशेष रूप से योग के अंदर ही माना गया कि बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गन है आपकी बॉडी का। तो न केवल आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को इम्प्रूव करता है बल्कि आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में भी ये काम आ रहा है, यानी ब्लड को प्यूरिफाई भी कर रहा है और पूरे शरीर के अंदर आपका जो ऑक्सीजन लेवल है उसको इम्प्रूव करता है। तो वो लंग्स है। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति अपने श्वास पर ही ध्यान नहीं देता कि वो कितनी श्वास ले रहा है और कितनी छोड़ रहा है, जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। प्राण जो है वो हमारे शरीर, जो यदि प्राण नहीं है तो वो शरीर आपका क्या हो गया, शव हो गया है। बिल्कुल सही कहा आपने। यानी एकमात्र प्राण ही है जो आपको जीवित रखते हैं और हम उसी पे फोकस नहीं कर रहे हैं कि हम कितना श्वास ले रहे हैं और कितना
छोड़ रहे हैं। तो बहुत जरूरी है हर व्यक्ति को अपने श्वास और प्रश्वास पर ध्यान देना, यानी उसको रेगुलेट करना बहुत जरूरी है। जी जी। तो बहुत, इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं कहीं पे बैठूं और कपालभाति की क्रिया करूं या भ्रामरी करूं या भस्त्रिका करूं। सिंपली आपको जब भी समय मिलता है तब आप अपनी श्वास पर ध्यान लेकर जाइए और डीप ब्रीदिंग करिए, डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। ये जो सिंपल टेक्निक है वो भी आपके लंग्स की एक्टिविटी को बढ़ाएगा, आपके श्वास लेने की जो क्षमता है उसको बढ़ाएगा। तो ये एक जो टेक्निक है कि आप आराम से जहां भी हैं, अपने सिग्नल पे भी यदि आप खड़े हैं, कुछ देर वेट कर रहे हैं जी, तो वहां अपनी श्वास पे ध्यान लेकर जाए या आप डीप इनहेल करिए और डीप एक्सहेल करिए। ये तो एक सिंपल टेक्निक है जो आप दिन भर यूज कर सकते हैं, मतलब कहीं बैठे बैठे कर सकते हैं, कहीं पर भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें बताते हैं योगाचार्य जो होते हैं कि भाई जब सांस खींचते हैं तो पेट आपका अंदर जाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, कुछ वो बताइए ना। सांस जब आप देखिए, सबकी अलग अलग थ्योरी हो सकती है, लेकिन मैं यहाँ पे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही जाना पसंद करूंगी, क्योंकि योग अपने आप में पूरा साइंटिफिक एक, और आज पूरा विश्व मान रहा है ये कि एक साइंटिफिक रूप से आप स्वस्थ कैसे रह सकते हैं वो शैली आपको सिखाती है। तो इसमें दो तरीके से ब्रीथ बताई जाती है। एक तो होता है पहले आपका जो ब्रीथ होती है उसमें आप इनहेल करते हैं और पेट बाहर की तरफ निकलता है आपका, और एक्सहेल करते हैं और पेट अंदर जाता है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से यही होता है कि जब आप इनहेल करते हैं पेट बाहर आता है, एक्सहेल करते हैं अंदर जाते हैं, क्योंकि आपका जो डायफ्रामिक मूवमेंट होता है वो इस तरीके से मूवमेंट होता है कि आपका पेट अंदर बाहर जाता है। तो एक तो वहां आपको फोकस करना होता है, और दूसरा आपके चेस्ट रीजन पर। चेस्ट रीजन पर जब आप इनहेल करते हैं आपका चेस्ट ऊपर जाता है और एक्सहेल करते हैं नीचे जाता है। फिर आप रिब से अपनी ध्यान लेकर जाते हैं साइड में जब पसलियों पर, तब जब आप इनहेल करते हैं आपकी पसलियां बाहर की और साइड में निकलती हैं, और जब एक्सहेल करते हैं तब कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। जी जी, बिल्कुल सही कहा। ये बहुत जरूरी है इस पे फोकस करना। तो आपने कहा पेट से श्वास लेना, तो इसका यदि आपने कभी छोटे बच्चे को सोते हुए देखा होगा भानु जी, तो उसका पेट जब श्वास लेते हैं ऊपर जाता है और नीचे आता है एक्सहेल करने पर। तो ये प्राकृतिक रूप से आप श्वास ले रहे हैं। अप्राकृतिक रूप से कोई भी चीज नहीं की जानी चाहिए। अप्राकृतिक है ही नहीं हमारे योग में, ये प्राकृतिक है पूरा। जो भी योग की शैली है वो पूरी प्राकृतिक है, तो हमको अपने शरीर के साथ में कुछ भी अप्राकृतिक नहीं करना है जी। अच्छा, कुछ ऐसे योग आप बता दीजिए कि घर बैठे, या जिस तरह आपने बताया कि ब्रीदिंग आप कहीं भी ऑफिस जाते हुए, रास्ते में, या ऑफिस में, घर पर, सड़क पर, जहाँ आपको समय मिले आप कर सकते हैं उसको जी। चलिए, एक तो ब्रीदिंग हो गया। दूसरा, ये बहुत सारे शब्द प्रचलन में है, जैसे आपने पहले बताया कपालभाति है, अनुलोम विलोम है, भस्त्रिका है, भ्रामरी है जी। तो ये आदमी आपके बताए अनुसार भी कर सकता है घर में, अभी आप जो ऑन एयर बताएंगे जी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक और प्राणायाम जो मैंने अभी आपको जो नाम बताया है, ये प्राणायाम एक्चुअली हमारे जो क्लासिकल, जैसे हम बोलते हैं कि पातन हठ योग के अंदर जो प्राणायाम बताए, तो वो 8 प्रकार के जो प्राणायाम बताए गए हैं, जो आज तक हम उनको प्रयोग में लेते हैं जी। और अब सभी जो भी योग गुरु हैं उन्होंने सभी ने उनको अपने हिसाब से थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करके और आपके समक्ष लेकर आते हैं, ताकि सामान्य व्यक्ति उसको और अच्छे से अपने जीवन में कर पाए। तो उसमें एक प्राणायाम कपालभाति और भ्रामरी हमने बहुत सुना हुआ है, भस्त्रिका हमने बहुत सुना हुआ है, लेकिन ये किस तरीके से हमारे शरीर पर प्रभाव डालता है इसका हमें इतना विशेष ज्ञान नहीं होता है कि वैज्ञानिक रूप से कैसे। एक सिंपल, जैसे मैं आपको भ्रामरी प्राणायाम का जो अभ्यास है जिसमें हम हमिंग करते हैं, यानी एक्सहेलेशन थ्रू नॉस्ट्रिल करते हैं और गले और नाक से आवाज करते हुए, जैसे भंवर की जो गुंजन आती है वो गुंजन आपकी गुंजायमान होती है, तो वो भ्रामरी प्राणायाम। उसके अंदर एक विशेष चीज है जो बताना चाहूंगी आपकी, कि जो हम श्वास लेते हैं वो नाक से श्वास लेना क्यों जरूरी है। जो आपने पेट वाली बात की, वैसे ही नाक से श्वास लेना, बहुत से लोग मुंह से श्वास लेते हैं जो कि बहुत गलत है। नाक से श्वास लेना इसलिए जरूरी है
कि ये एक तरीके का आपके नाक में जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है उसको इंक्रीज करता है। अच्छा। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये हमारे ब्लड में जाके कार्डियोवास्कुलर जो हमारी हेल्थ है उसको स्वस्थ बनाता है जी। और ये वैज्ञानिक रूप से ये सत्य साबित हुआ है कि जो ये ब्रीदिंग हम करते हैं, जो नाक से हमारी श्वास हम लेते हैं, ये हमारा जो पैरानेजल साइनस रीजन होता है भानु जी, वहां पे ये प्रोड्यूस होता है नाइट्रिक एसिड, क्योंकि हमारे पूरे ब्लड में जाता है और कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को ठीक करता है, साथ ही साथ हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। ये भ्रामरी नाइट्रिक एसिड जिसकी हम बात करें, मतलब भ्रामरी करने से जो आप बता रहे हैं सारे प्राणायाम से किए जाते हैं, तो वो आपके ब्लड के अंदर नाइट्रिक एसिड को इम्प्रूव करता है। प्रोड्यूस तो पैरानेजल जो हमारा साइनस रीजन होता है वहां पे प्रोड्यूस होता है, तो इसका प्रोडक्शन बढ़ता है जब हम नाक से श्वास लेते हैं जी। तो हम भ्रामरी करते हैं तब ये और ज्यादा इंक्रीज होता है जी। भ्रामरी में एक जो आप निकालते हैं ध्वनि, हाँ वो मैं चाहता हूँ वीणा जी एक बार हमारे सुनने वालों का। जी जी। तो हम मैं आप लोगों को सभी को जो आपके सुनने वाले हैं उन सबको बोलूँ कि आप जहाँ बैठे हैं, यदि चेयर पे बैठे हैं तो अपनी स्पाइन को स्ट्रेच कर लीजिए, फिर अपनी थोड़ा सा ऊपर रखें, और यदि जमीन पे बैठे हैं आप तो अपना सुखासन की स्थिति में बैठ सकते हैं। आप अपने स्पाइन को स्ट्रेट कीजिए, अपने शोल्डर्स को रोल डाउन पीछे की ओर कीजिए ताकि आपका चेस्ट रीजन पूरा खुले जी। हल्का सा जो पोस्चर आप करेक्ट करते हो उससे भी आपके ब्रीदिंग में बहुत फर्क पड़ता है, इससे आपका चेस्ट रीजन पूरा खुलेगा। अब अपनी आंखों को आप स्वाभाविक रूप से बंद कर लीजिए और ब्रीथ पे ध्यान लेकर जाएं जी। अब जब आप इनहेल कर रहे हैं, फुली इनहेल कीजिए, पूरा चेस्ट रीजन में पूरा इनहेल कर लीजिए और एक्सहेलेशन करते वक्त अपने गले और नाक से श्वास का घर्षण करते हुए मुंह बंद रहेगा और आवाज निकालते हुए आपको भ्रामरी प्राणायाम करना है इस तरीके से। जी, हमिंग आनी चाहिए। हमिंग जो भ्रमर की गुंजन की आवाज है, ये गुंजन की आवाज आपकी निकलनी चाहिए। ये जो वाइब्रेशन होता है भानु जी, तो आपके अपर लिप से शुरू होता हुआ, जब आप फोटो को हल्का बंद रखते हैं, आपके दांत मिले हुए हैं, टाइट बंद नहीं रखना है, अपने जो को आप रिलैक्स रखिए, टंग को रिलैक्स रखिए, अंदर जीभ को रिलैक्स रखिए और होठ बंद रखें, तो ये वाइब्रेशन आपको फील होगा आपके अपर लिप से होते हुए आपके फॉरहेड और फिर आपके जो सर का ऊपरी भाग है जहाँ हम जिसको हम बोलते हैं आपका कपाल जी, वहां तक आपको वाइब्रेशन फील होगा जी। पूरे चेहरे पे वाइब्रेशन फील होगा जी। यह अभ्यास न केवल आपके रेस्पिरेटरी के लिए बल्कि आपके नर्वस सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है। जिनको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं उन लोगों के लिए भी भ्रामरी प्राणायाम बहुत अच्छा अभ्यास होता है जी। एक ऐसा ही सवाल मेरे मन में है, क्या कहते हैं कि उम्र के साथ साथ जो गले में टिश्यूज वगैरह होते हैं वो ढीले पड़ जाते, तो खराटे की आवाजें आती हैं? खराटे की आवाज आप केवल उम्र से नहीं बोल सकते, या आयु से नहीं है, बल्कि आप देखेंगे तो बहुत छोटे बच्चे भी आजकल हमारे पास आते हैं, उन लोगों को भी स्नोरिंग की प्रॉब्लम होती है जी। तो भ्रामरी से क्या उस पर काबू पाया जा सकता है? बिल्कुल, भ्रामरी कोई भी प्राणायाम जब भी आप करेंगे तो आपका गला और आपके नाक जी, यहाँ की जो मसल्स है वो एक्टिवेट कर रहे हैं आप जी, राइट। तो उसकी वजह से आपका स्नोरिंग में आपको बहुत फर्क आता है। दूसरा जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है आपका वह भी इससे कम होता है, तो उससे भी स्नोरिंग में बहुत फर्क आता है आपको जी। ये तो भ्रामरी हुआ। अब आगे बढ़े थोड़ा सा, ये कपालभाति या अनुलोम विलोम जो आप बताना चाहिए, भ्रष्टिका। बिल्कुल बिल्कुल, जो कपालभाति का अभ्यास है हठ योग में, कपालभाति को शुद्धि क्रियाओं में से एक क्रिया माना गया है, ये प्राणायाम में नहीं माना गया है, जिसको हम, लेकिन आज मॉडर्न साइंस में, मॉडर्न योग साइंस में हम उसको एज ए प्राणायाम लेते हैं भानु जी, क्योंकि ये बहुत, इसके इफेक्ट बहुत अच्छे हैं। कपालभाति जो क्रिया है, अगेन जब हम एक्सहेलेशन इसमें करते हैं, फोर्सफुली एक्सहेल करते हैं,
और इसमें पेट आपका अंदर जाता है, एक्सेल करते रहते, कंटिन्यूस एक्सेल करना है। शुरू में आप इसको 20 टाइम कर सकते हैं, अपनी क्षमता के अनुसार इसको धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जिनको सीवियर एसिडिटी की प्रॉब्लम है, जब एसिडिटी बढ़ी हुई है तब कपालभाति की क्रिया नहीं करनी है। जी, जिनको एसिडिटी है, सीवियर एसिडिटी है, उस वक्त उनको कपालभाति, क्योंकि ये शरीर के अंदर जठराग्नि को उद्दीप्त करता है तो उससे और एसिड फॉर्मेशन बढ़ जाता है। तो जब आपकी एसिडिटी बढ़ी हुई है तब आप कपालभाति, क्योंकि ये शुद्धि क्रियाओं में है, तो जब हम शुद्धि क्रियाओं की बात करते हैं तो हमें सावधानियों की भी बात करनी पड़ती है, साथ में उसके जो इफेक्ट्स हैं उसके बारे में भी बात करना पड़ता है। क्योंकि जो क्रियाएं हैं, शुद्धि क्रियाएं हैं, वो थेरेपी के रूप में यूज की जाती है। तो यदि रेगुलर करते रहेंगे तो किसी प्रकार की एसिडिटी या किसी प्रकार का कोई और दूसरा प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन यदि किसी वजह से आपकी एसिडिटी बढ़ी हुई है तो उस वक्त कपालभाति ना करें। अच्छा, कपालभाति में क्या जो आपकी सांस है फोर्सफुली नाक से निकालनी पड़ती है ऐसा? जी बिल्कुल, एक्सहेलेशन टू नॉस्ट्रिल। जी, जो आप निकालते रहते हैं और अंदर लेते रहते हैं ऑटोमेटिकली। जो हार्ट पेशेंट्स हैं उनको बहुत लाइट करना चाहिए, फोर्स से नहीं करें, वो लोग सिंपल करें। और जिनको हार्ट प्रॉब्लम है, जिनका हाई ब्लड प्रेशर है, वो स्लो करें। और जो स्वस्थ व्यक्ति है वो उसको आराम से कर सकते हैं, फोर्स के साथ में। तो इसका अभ्यास भी आप कर सकते हैं। अपनी स्पाइन को स्ट्रेट कीजिए और एक्सहेलेशन पे ध्यान देना है आपको, फोर्सफुली एक्सहेल करना है। चेहरे पे तनाव नहीं रखिए। बहुत बार भानुजी मैं देखती हूँ क्लास में भी, जब कपालभाति कर रहे हैं तो पूरे चेहरे को तनाव में लेकर आ जाते हैं और इस प्रकार कपालभाति की क्रिया करते हैं और फिर बोलते हम 200 कर रहे हैं, हम 300 कर रहे हैं। तो आप जो भी कर रहे हैं उसको आनंद के साथ में कीजिए, अपने चेहरे के मसल्स को रिलैक्स करते हुए कीजिए। ये योग आपके शरीर में या मन पर तनाव नहीं लेकर आता है, बल्कि तनाव को कम करता है। जी बिल्कुल। क्रिया तो हम करते हैं। पहले हम इसको फ्लो करके बताएंगे उन लोगों के लिए जो एजेड हैं, जो आपने बात की कि उम्र के साथ में जिनकी मसल्स वीक हो रही हैं, आप बोल रहे हैं, तो उनके लिए जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो हार्ट पेशेंट्स हैं, जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, उनको कैसे करनी चाहिए। तो बहुत सिंपल, आप ध्वनि यदि मेरी सुन सकते हैं। बिल्कुल सुन पाएंगे। 1 सेकेंड 1 स्टॉप। जो बिगनर्स है उनके लिए 1 सेकेंड 1 स्टॉप। एक्सहेलेशन पे ही ध्यान देना है। इनहेल स्वाभाविक रूप से आपका हो रहा है, इनहेलेशन नहीं करना है आपको। इनहेल अपने आप हो रहा है, बॉडी अपने आप इनहेल कर रही है। आपको जो फोकस करना है वो एक्सहेल पे करना है, यानी आपको टॉक्सिन्स रिमूव करने हैं अपनी बॉडी से। कार्बन डाइऑक्साइड को जितना आप एक्सहेल कर सकें वो करना है आपको। अब इस क्रिया में कपालभाति की जो क्रिया होती है उसमें हमारा पेट का मूवमेंट होता है, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम पे बहुत प्रभाव डालता है। हमारे पेट के जो मसल्स हैं उनकी मसाज करता है, जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी मसाज करता है। तो बहुत जितने भी हमारे आप ये भी देखेंगे तो किडनी आ जाए, लीवर आ जाए, स्टमक, आपका इंटेस्टाइन, सब पे ये बहुत अच्छा प्रभाव डालने वाला है। जो रेगुलर प्रैक्टिशनर्स हैं उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है भानु जी। जी बिल्कुल सही कहा आपने। मतलब इसको ऐसे मान लें कि अगर दूर पड़ी मोमबत्ती जो जल रही है उसको फूंक से बुझा रहे हैं आप, और वो मुंह से हवा नहीं निकले, नाक से निकले। शुरू में देखिए, जो ये दोनों अलग अलग आप चीज बोल रहे हैं। जो नाक से निकलने वाली आप बात कर रहे हैं, जो फूंक लगाने वाली बात कर रहे हैं, तो जो फूंक लगानी, जो हार्ट पेशेंट्स हैं उनको आपने देखा होगा, यदि आप कभी हॉस्पिटल्स में या विजिट किए होंगे तो उनको मुंह से गुब्बारा फुलाने के लिए कहा जाता है, या सामने मुंह रखता है, उनको फूंक एक ऐसी एक मशीन आती है जो दी जाती है कि इसके अंदर बॉल है, इसको ऊपर लेकर जाइए। जी जी बिल्कुल सही कहा। ठीक है, तो वो दोनों क्रियाएं अलग अलग हैं। हाँ, जो स्वस्थ व्यक्ति है उसकी श्वास में इतना पावर होना चाहिए कि वो नाक से एक्सहेल करे और आप मोमबत्ती को बुझा सकें। जी जी आगे बढ़े। एक समय अपने पास 2-3 मिनट का और है, कोई एक क्रिया आप और बता सके अनुलोम विलोम वाली? अनुलोम विलोम आपके जितने भी आप प्राणायाम करते हैं उससे पहले और उसके बाद में दोनों नाड़ियों की शुद्धि के लिए, जब हम फोर्सफुली इनहेल फोर्सफुली एक्सहेल करते हैं तो उसको नाड़ी शुद्धि क्रिया बोलते हैं, और जब उसको धीमे करते हैं तो अनुलोम विलोम बोलते हैं। अनुलोम विलोम अगेन आपके लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है भानु जी। उसके साथ साथ आपके जो मैंने कहा था कि जब हम नेजल से यानी नाक से श्वास, एकमात्र जो अंग है जो हमारी श्वास को अच्छे से हम कैसे ले सकते हैं वो है नाक।
जिससे हम अच्छे से श्वास को ले सकते हैं। तो जो लोग मुंह से श्वास लेते हैं वो आज से इस चीज को बंद करें कि मुंह से श्वास नहीं लेना है, मुंह खुला रहता है उनका। तो अनुलोम विलोम वही प्रैक्टिस है कि हमको नाक से डीप इनहेल करना है और उसको कुछ सेकंड होल्ड करना है। जो हार्ट पेशेंट्स है उनको होल्ड नहीं करना है, ये ध्यान रखें। ये बहुत सारी चीजें हैं जो ध्यान रखने की जरूरत है। जिनको जो हार्ट पेशेंट्स हैं, जिनका पल्पिटेशन का प्रॉब्लम है, वो लोग शुरू में जो बिगनिंग उनकी प्रैक्टिस होती है उसमें होल्डिंग ना करें, श्वास को रोक के नहीं रखें। वो नॉर्मल इनहेल करे और एक्सहेल करे और उसमें नॉर्मल में ही उसको डीप इनहेल करे और डीप एक्सहेल करे। जितना टाइम आप लेने में लगा रहे हैं उससे ज्यादा टाइम श्वास को छोड़ने में लगाएं। ये अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस होती है। और ये जो रेगुलर प्रैक्टिस है अनुलोम विलोम की, ये आपके ब्लड में ऑक्सीजन लेवल को प्रॉपर करता है, आपके मन को शांत करता है। जिन लोगों को बहुत स्ट्रेस रहता है, जिनका मन बहुत विचलित रहता है, उनके मन को शांत करता है। और जो मेडिटेशन करना चाहते हैं उनके लिए पहला अभ्यास है अनुलोम विलोम, ताकि आपका मन शांत हो जाए, आपके प्राण आपके जो है जिसको हम बोलते हैं कि रेगुलेट हो जाए, ब्रीथ रेगुलेट हो जाए, उसके बाद आप मेडिटेशन कर सकते हैं। 30 सेकंड का समय और है। बड़े बड़े जो इंडस्ट्री के लोग हैं वो कहते हैं हम अंत में शवासन भी करते हैं। शवासन बहुत जरूरी है। ये एकमात्र योग है जिन्होंने शवासन को महत्व दिया है। और शवासन के अंदर आप री एनर्जाइज करते हो अपनी बॉडी को। शवासन देखिए भानु जी 1 मिनट का भी किया जा सकता है और 30 मिनट का भी किया जा सकता है। जब हम 30 मिनट का करते हैं तो वो गाइडेड मेडिटेशन के अंदर योग निद्रा जिसको हम बोलते हैं वो शवासन ही होता है, जिसके अंदर गाइडेड मेडिटेशन होता है। और एक मिनट का जो हम रेस्ट लेते हैं, यानी आप आसन जब करते हैं ना तो उसमें हम कुछ सेकंड हम इनको रिलैक्स करते हैं। ये जो कुछ सेकंड का जो रिलैक्सेशन है ये बॉडी को फिर से अधिक कार्य करने की ऊर्जा प्रदान कर देता है। अच्छा, मतलब शव की तरह आप लेट जाए ऐसा इसमें? बिल्कुल, इसके अंदर आपका माइंड और बॉडी रिलैक्स हो जाते हैं। कई बार हम होते हैं कि तो लगातार कार्य करते रहते हैं ये सोचकर कि अभी हमने ये कार्य पूर्ण नहीं किया तो हमारा ये बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो उसमें आप देखिए कई बार आप एग्जॉस्ट फील करते हैं क्योंकि आपके ब्रेन में आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम होता जाता है और आप एग्जॉस्ट फील करते हैं। तो योग ने इस चीज को समझा और आपका शवासन जैसी क्रिया एक डाली जिसमें आप 1 मिनट सिर्फ लाइट डाउन कीजिए। आप अपने लेट जाइए, आंखों को बंद कीजिए और सिर्फ सांस पे ध्यान लेकर जाएं। तो इसी से आपका ब्लड सर्कुलेशन वापस और सांस आपकी रेगुलेट हो जाती है, थकान तुरंत मिट जाती है। तो जब आपकी थकान तुरंत मिट जाती है तो आप अगले 4-5 घंटों के कार्य करने के लिए बहुत अच्छे से ऊर्जावान हो जाते हैं। तो इसलिए शवासन का बहुत महत्व है। जी वीणा जी, समय हमारे पास इतना ही बचा है। आपने बड़ा अच्छा योग के बारे में हमें बताया और बड़ी अच्छी बातें बताई, योग भी बताई जितना हो सके, लेकिन मुझे लगता है कि समय बहुत कम है और बहुत कम चीजें हम आपसे जान पाए हैं। भानु जी, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगी, संस्कृति चैनल का बहुत आभार व्यक्त करूंगी कि उन्होंने मुझे लोगों से जुड़ने का ये मौका दिया। थैंक यू सो मच भानु जी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।